वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में देखने वाला है जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड एक्साइज संबंधित होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स की न्यू पैटर्न क्वेश्चंस रहते हैं जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं। तो सारे के सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सीजीएल की तैयारी करते हो, एक्साइज की तैयारी करते हो, झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है आपके वहाँ भी पूछने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सेशंस को विथ एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या के साथ कवर करते हैं, जो एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चंस गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखना। जो भी मेरे चैनल पर नया है दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स की सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो यही से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स की जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है ना, जीके का जो क्वेश्चंस है ऑल ओवर इंडिया में तो पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछे जाते हैं। तो झारखंड के जेएसएससी के बेस पे क्वेश्चंस ये सारे के सारे तैयार किए गए हैं। तो झारखंड में किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्साइज में, और झारखंड जीके की बात करें ना, झारखंड जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऑल ओवर दोस्तों जो है हम लोग सारे जो है ये पेपर थर्ड में आते हैं, जो सारे सारे हम लोग कवर करते हैं। तो बहुत सारे हमने क्लासेस को कवर की है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो हमारी प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करना। ठीक है, तो झारखंड स्पेशल के नाम से दोस्तों है ना, झारखंड स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहाँ से अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, ज़रूर विजिट करना। ओके, तो बात करते हैं उसको पेपर 1 2 सारे चीज़ों की तैयारी की जाती है। तो अभी मौका है फ्रेंड्स आपके सामने कि झारखंड में जो है वो नियुक्तियाँ स्टार्ट हो गई है। तो आई होप कि दोस्तों आपको किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट को दोस्तों ले लेना है और एग्जामिनेशंस क्लियर कर लेनी है। ठीक है, तो लगे रहना है दोस्तों, मेहनत करना है, तो अपने साथ मेहनत ज़रूर करो। ठीक है तो कहीं ना कहीं दोस्तों वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, तो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। ठीक है, तो खोना नहीं है इसको, कंटिन्यू आप लगे रहिए। ठीक है, एक वैकेंसीज के भरोसे आप मत रहो। ठीक है, एक वैकेंसीज पे डिपेंड मत रहो दोस्तों। बहुत सारे झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, और झारखंड में दोस्तों 10 12 ग्रेजुएशन से बहुत सारे लेवल के वैकेंसीज आती हैं, तो आपको कंटिन्यू लगे रहनी है। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करते हो तो उसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके जीके का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑल ओवर दोस्तों जो है झारखंड जीके और जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही मतलब कोई भी नोटिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन या अपडेट आती है दोस्तों जेएसएससी की तरफ से, तो मैं आपको देने की जरूर कोशिश करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स की, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से विदाउट लेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? शून्य की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? ये सबको पता होगा कि आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए बात करते हैं कुछ जो है दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए विश्व के सबसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों में से एक आर्यभट्ट को शून्य के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये सबको पता है, शून्य का आविष्कारक माना जाता है इनको, आर्यभट्ट को। ओके, और दोस्तों बताना चाहता हूँ उन्होंने एक संख्या प्रणाली तैयार की जिसमें शून्य का कोई स्थानिक मान नहीं था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका उपयोग रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो हालांकि शून्य की अवधारणा का यूज करने वाले वे पहले गणितज्ञ थे। उन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली को परिभाषित करने के लिए शून्य का यूज किया था। तो हमने जितने भी आपके सामने हमने डिस्क्राइब किया दोस्तों वो सारे के सारे आपको सुनने थे, और वहीं से क्वेश्चन से एक दो बनना था। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा वेद एक रागों का संग्रह है? एक रागों का संग्रह रहने वाला जो है दोस्तों वो सामवेद रहने वाला है। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। देखिए सामवेद विशुद्ध रूप से धुनों का संग्रह है। ठीक है, तो म्यूजिक नोट्स के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सामवेद के भजन दोस्तों लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए शुरू से अंत तक। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है दोस्तों बेमेल मिसमैच ढूंढना है, इसमें से कौन सा मिसमैच रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है प्लूटो गणतंत्र से संबंधित है, अरस्तु राजनीतिक से रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स दोस्तों दास कैपिटल संबंधित है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों हिंद स्वराज नहीं है। ये दोस्तों गांधी जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी जी ने लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। ठीक है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल नामक दोस्तों पुस्तक 1909 में, ठीक है 1909 में दोस्तों प्रकाशित करी गई थी, और गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इस पुस्तक में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता तथा मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, बताना चाहता हूँ गांधी जी का ये प्रथम लेखन है। हिंद स्वराज जो है दोस्तों गांधी जी का प्रथम लेखन है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ दोस्तों ये सीजीएल के लिए भी ज़्यादा है। ठीक है,
आपको देखना चाहिए। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि विधि शासन, ठीक है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है, ठीक है। तो विशिष्टता की बात करें दोस्तों तो ये जो है वो ब्रिटेन की है, ठीक है। देखिए कानून का शासन, द रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है दोस्तों। इस पर AVD के द्वारा विशेष जोर दिया गया था, ठीक है, AVD के द्वारा विशेष जोर दिया गया था। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 5 क्वेश्चंस की। तो निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रण करने में कौन सहायक नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो फर्स्ट और निर्बाध बाजार नीति, ठीक है, निर्बाध बाजार नीति है दोस्तों, जो आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है। तो सिद्धांत और व्यवहार के बीच में ये जो बड़ा अंतर देखा जा सकता है दोस्तों, क्या देखा जा सकता है, ठीक है। तो 6 का 4th ऑप्शन सरकार का समाजवादी प्रकार, ठीक है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि समाजवाद सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत का या प्रणाली है जो इस बात का समर्थन करता है दोस्तों कि पूंजी, भूमि इत्यादि उत्पादन के साधनों और वितरण पर पूरे समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की। तो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो 7 का फर्स्ट लोका लेखा समिति, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट लेखा परीक्षक नियंत्रण द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति और दोस्तों बताना चाहता हूं कि या राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनके समक्ष संसद या राज्य के विधानसभा में पेश की जा सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन है। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑल ओवर जो जीके का जो क्वेश्चन होता है ना, तो जीके क्वेश्चन में दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं, आपको पता है, मतलब कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो है दोस्तों आपको जनरल नॉलेज में पूछ जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस को दोस्तों किस प्रकार लिमिटेड किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, ठीक है। 8 का आप ये दोस्तों सेकेंड ऑप्शन तो हो विधि द्वारा, ठीक है। तो ये सबको पता है दोस्तों। और बताना चाहता हूँ, देखिए जॉन लॉक, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जॉन लॉक के बारे में आपने नाम सुना होगा। उनके अनुसार दोस्तों, उसके अनुसार आज़ादी मानव अधिकारों में शामिल एक प्रमुख अधिकार है, ठीक है। तो आज़ादी का अधिकार पृथ्वी पर किसी भी सर्वश्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया जाने वाला अधिकार है, ठीक है। तो बस इसे इतना ही। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 1885 में दोस्तों जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो उसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी, ठीक है। तो अभी सेकेंड ऑप्शन तो श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि व्योमेश चंद्र बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय वकील थे जिन्होंने 1885 में दोस्तों बॉम्बे में, ठीक है, 1885 में दोस्तों बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 1892 में, ठीक है, 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है, इलाहाबाद में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, ठीक है। तो ये दोस्तों समिति होती थी शामिल, आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ऋग्वेद में कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा, समिति, विदत, ठीक है, सभा, समिति, विदत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में यूज में लाने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। बात करते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर में पुणे समझौता कब हुआ था। दोस्तों ये सबको पता है कि 1932 को हुआ था, ठीक है। देखिए पूना समझौता से हम जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य दोस्तों एक समझौता हुआ था जिस पर 24 दिसंबर 1932, ठीक है, सॉरी 24 सितंबर 1932, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 12 क्वेश्चंस की। तो गांधी जी जो है दोस्तों उनकी दांडी मार्च किसका हिस्सा था, ठीक है। तो दांडी मार्च आपको बताना है दोस्तों कि किसका हिस्सा था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सबको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो दोस्तों 12 मार्च 1930, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 12 मार्च
1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जिसे नमक यात्रा तथा नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों अहिंसात्मक ढंग से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नमक कानून तोड़ने का अभियान था। ठीक है, ये सबको पता होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो एक रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हिस्ट्री की बात करें तो इंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न जो है दोस्तों उनसे जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, टोटल लगभग आपको मैं बता दूं कि जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछ जाते हैं आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब तीनों पार्ट से पूछ जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से दोस्तों इकलौता जो है वो 6 से 8 क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 3 4 क्वेश्चन पूछ देते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के दोस्तों जो है हो सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा क्वेश्चन का होता है तो 4 से 6 क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी से पूछ देते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मिला के हम लोग देखने वाले हैं। और करंट अफेयर का सेशन हम लोग बहुत जल्द करवाने वाले, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का जो करंट अफेयर है दोस्तों वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग जो भी न्यूज़पेपर होगा दोस्तों वो भी कवर करने वाले हैं, डेली का डेली न्यूज़पेपर कवर करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा दोस्तों एक्स्ट्रा और भी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना है। ठीक है, चलिए तो रीट जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि रीट जो जारी किया जाता है वो कोई भी हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बताना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों यह अधिकार प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकारों का पालन करने के लिए दोस्तों संविधान के भाग 3, ठीक है, पार्ट 3 आपको याद रखना है, भाग 3 की धारा दोस्तों 32, आर्टिकल याद रखना है दोस्तों कि 32। ठीक है, 32 के अंतर्गत दोस्तों रीट या परमादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसी प्रकार से भारत में हाई कोर्ट को भी संविधान के भाग 3 की धारा 226, तो आर्टिकल हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत अधिकृत किया गया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए बात करें क्वेश्चंस की। तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो ये दोस्तों फोर्थ ऑप्शन देखते हो, फोर्थ ऑप्शन आबादी के जो वृद्धि दर है दोस्तों, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्यांतर चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये दोस्तों आप देख सकते हो संरचना और संगठन दोनों चीज़ें जो है दोस्तों परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखना। ये देखिए जियोग्राफी क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 60 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा रहने वाला है? ठीक है, तो ये दोस्तों भूमध्य सागर रहने वाला है। ओके, देखिए भूमध्य सागर ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो विशेष प्रकार की वाइन, जो फलों की शराब होती है, और शैंपेन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका कारण यह है दोस्तों कि इस क्षेत्र में अंगूर के जैसे है ना, इस क्षेत्र में दोस्तों अंगूर के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, जैसे उचित तापमान है ना, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और आर्द्रता तथा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसलिए दोस्तों हम लोग जो है वो भूमध्य सागर में अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो यहाँ पे प्रोडक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि विनिमय किसके दौरान होती है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों स्थूल पट के दौरान होती है। ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और बता दें दोस्तों कि क्रोमोजोम क्रॉस ओवर होमोलॉग्स क्रोमोजोम के बीच जेनेटिक पदार्थों का विनिमय है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 18 क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो है बहुत सारे नोटिफिकेशंस झारखंड में दोस्तों आ रही हैं। ठीक है, तो जो JSSC जो है दोस्तों नोटिफिकेशन बहुत सारे आउट कर रही है। तो आई थिंक दोस्तों ये तो चलती रहती है कि नोटिफिकेशंस देना, फॉर्म भरवाना, एग्जामिनेशंस नहीं लेना, एग्जामिनेशंस लेने के बाद रिजल्ट नहीं देना, रिजल्ट के बाद भी दोस्तों रिजल्ट को कैंसिल करना, ये झारखंड में लगा है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस बार दोस्तों सिलेक्शंस के लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। इस बार गवर्नमेंट जो है दोस्तों ज़रूर वैकेंसीज देगी, चाहे जैसे भी देनी पड़ी वो उसको देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है दोस्तों झारखंड में खाली हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो 18 का आप ये फोर्थ ऑप्शन देखते हो, ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए मांडी सिंचाई परियोजना या पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी पर स्थित है। एक तटबंध बांध है ये दोस्तों, तटबंध एक बांध है। ठीक है, ब्यास नदी के बाद देखिए इस परियोजना की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं कौन से द्रुमावशेष
ठीक है। और वन कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है, ठीक है। तो ये 19 का आप ये फोर्थ ऑप्शन तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। चलिए इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। तो भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों सेकेंड ऑफ तो पर्यावरण एवं वन, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को दोस्तों ये बोला जाता है कि हरित मंत्रालय, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बस इतनी सी बात हम अपनी बात करते हैं कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि द स्टोरीज ऑफ मालगुडी डेज, ये पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार रिपीटेशंस होते रहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोस्तों आर के नारायण सबको पता है, मालगुडी डेज आर के नारायण, मालगुडी डेज आर के नारायण आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मालगुडी डेज आर के नारायण द्वारा लिखित एक छोटी कहानियों का संग्रह है दोस्तों, जिसका प्रकाशन 1943 में किया हुआ था, ठीक है। जिसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1943 में। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों किस खेल में दी जाती है। तो रणजी ट्रॉफी ये जो खेल खिलाड़ी से है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सबको पता है दोस्तों कि क्रिकेट में दोस्तों जो है रणजी ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। और देखिए बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी दोस्तों घरेलू स्तर पर खेले जाने वाली प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो भारत में क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रथम रणजी टूर्नामेंट है दोस्तों, है ना, प्रथम रणजी टूर्नामेंट जो था दोस्तों वो 1934 में पहली बार आयोजित करी गई थी, ठीक है। तो कभी कभी नॉलेज ऑफ पॉइंट से जरूरी है, या तो फिर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो पूछने वाले शायद नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है 370 आपको याद रखना है। चलिए इससे कुछ नहीं। देखिए बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैसूर में स्थित है, ठीक है। मैसूर में स्थित है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है दोस्तों ये भारत में दोस्तों स्थापित 40 राष्ट्रीय अनुसंधान, ठीक है, 40 राष्ट्रीय अनुसंधानों में से एक प्रयोगशाला ये माना जाता है, ठीक है। 40 प्रयोगशालाओं में से मतलब एक प्रयोगशाला ये इसको माना जाता है इंडिया में, मैसूर को, ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन सी की। तो खाद्य फसलों में से ये शामिल है। तो खाद्य फसलों में से कौन सा शामिल रहने वाला है। तो ये थर्ड ऑप्शन तो खाद्यान्न, दालें और खाद्य तेलहन, ठीक है। दोस्तों आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि खाद्य फसलों से तात्पर्य कृषि उत्पादों से है जिनका यूज भोजन के रूप में किया जाता है, ओके। देखिए खाद्य फसलों के उदाहरण के अंतर्गत दोस्तों खाद्य अनाजों में आपको बताना चाहता हूं कि गेहूं, चावल, मक्का, दालें, सोयाबीन, सूर्यमुखी, सोरगम तथा खाद्य तेलों में सरसों तथा सूर्यमुखी का तेल शामिल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन सी की। तो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि मिसमैच आपको करना है, ठीक है। मिसमैच है उसको मेल करना है, मैच करना है, ठीक है। तो कौन सा मिसमैच रहने वाला है। तो आपको जो दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ही दिख गई होगी कि PIL, ठीक है। PIL सबको पता है दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं लिख देना चाहता हूं कि ये होता है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशंस, ठीक है, लिटिगेशंस होते हैं। आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो है बस फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ये गलत रहने वाला था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होता है PIL का फुल फॉर्म, जो पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन रहने वाला था। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मिसमैच को ढूंढना है, ठीक है। तो 27 का आप ये फर्स्ट ऑप्शन देखते हो, सर सैयद मुर्तजा खान। दोस्तों ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक तथा विज्ञान संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दोस्तों सैयद अहमद खान ने प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में करी थी, ठीक है। और दोस्तों ये जो है 1857 की भारत की महान क्रांति के दौरान दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में रहे थे, तथा उन्होंने यूरोपीय नागरिकों की जान बचाने में अपना योगदान भी दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि यहाँ जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों मिसमैच रहने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन सी 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में मतदान आयु है। तो भारत में जो
वोट देने का जो एज है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। मतदान देने का एज जो है दोस्तों ये होनी चाहिए 18 वर्ष, ठीक है। तो 18 ईयर होना चाहिए भारत में मतदान देने के लिए दोस्तों। एज जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए था। और वयस्क होने का आयु जो है दोस्तों पुरुष की 21 ईयर है तथा स्त्री की 18 निर्धारित की गई है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं महाकाव्य। महाभारत का रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई है, ठीक है। महाकाव्य जो है महाभारत की जो रचना है दोस्तों किसके द्वारा रची गई है, ठीक है। तो 29 का 4th ऑप्शन वेद व्यास के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी दोस्तों। इस महाकाव्य का एक खंड श्रीमद् भागवत गीता है जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। इसमें हिंदुओं के नैतिक विधि निषेधों का वर्णन है। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप ये 30 का भी थर्ड ऑप्शन तो हो लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है। तो लिपि को दोस्तों अभिलक्षित नहीं किया गया है जिसका कूटवाचन नहीं किया गया, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है ना, जिसे अभिलक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों यह लिपि भाव चित्रात्मक है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों किसको हटाकर जो है सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। तो दोस्तों ये जो है नंद वंश के बाद दोस्तों ये मौर्य वंश जो है दोस्तों आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ जा सकता है तो कौन सा रहने वाला है। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों वो घनानंद है, ठीक है। घनानंद है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि यह सिकंदर का समकालीन था, ठीक है। किसके समकालीन था, क्वेश्चन पूछते हैं घनानंद किसके समकालीन था। तो दोस्तों ये सिकंदर का समकालीन था, ठीक है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करी। तो नंद वंश के बाद कौन सा आता है, वो दोस्तों मौर्य वंश आता है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने आया था। बात करते हैं ये 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं कौन से सुश्रुत के बारे में बताना है। सुश्रुत कौन थे दोस्तों, ये जो है आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे, ठीक है। तो आयुर्वेद पर ग्रंथकार लिखने और समझने का काम करते थे सुश्रुत, आपको पता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान चिकित्सक, ठीक है। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दोस्तों ये जो है महान चिकित्सक थे और ये शैल्य चिकित्सा के बहुत बड़े जानकार थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है। तो राणा प्रताप की बात करें दोस्तों सेकंड ऑप्शन हो अकबर के खिलाफ, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध 1576, ठीक है, कितने, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध किया था जिसमें राणा प्रताप पराजय हुई थी और अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था। 1576 में आपको याद रखना हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो ये सबको पता है दोस्तों कि औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है। देखिए बताना चाहता हूं दोस्तों कि 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था। 1660 ईस्वी में दोस्तों दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, ठीक है, दक्षिण के मुगल बादशाह जो था दोस्तों, मुगल सरदार वो शाइस्ता खां था। तो उसको शिवाजी ने आक्रमण करने के लिए उसको दोस्तों शिवाजी पर है ना आक्रमण करने के लिए भेजा हुआ था, ठीक है। तो शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन आदि किलों पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं स्थायी अधिवास संबंधित है। तो स्थायी अधिवास किससे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो 35 का आप ये दोस्तों हो थर्ड ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। देखिए बताना चाहता हूँ कि स्थायी अधिवास जो था दोस्तों 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इंडिपेंडेंट जब मिली थी दोस्तों उस समय जो वायसराय था, वायसराय जो थे दोस्तों वो सबसे पहला जो है लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटेन था। इसका कार्यकाल दोस्तों 1947 से 1948 तक रहा था, ठीक है। जो इसका कार्यकाल है दोस्तों 1947 से 1948 तक था। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं कि दांडी कुछ संबंधित है। तो दांडी यात्रा जो है दोस्तों किससे रिलेटेड है। तो आई होप कि दोस्तों ये जो है फर्स्ट ऑप्शन नमक से है, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो दांडी यात्रा से दोस्तों सभी ने अवज्ञा आंदोलन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी नमक की बात करें दांडी मार्च की, तो 12 मार्च दोस्तों आपको पता होना चाहिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79, ठीक है, मतलब कि 79, ठीक है, तो 79 समर्थकों के साथ जो है दोस्तों साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर, ठीक है, तो 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया हुआ था। लगभग 24 दिनों के बाद, ठीक है,
लगभग दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों, ठीक है, स्टार्ट तो हुई थी 12 मार्च से, लेकिन जब पहुंची थी दोस्तों तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे थे। बात करते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात डैश निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। तो कहाँ निर्वासित कर दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। ये 4th ऑफ तो रंगून कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बताना चाहता हूँ, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, तो अंतिम मुगली सम्राट भी था ये बहादुर शाह जफर। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 39 क्वेश्चंस की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन सेशन। देखिए मोपला बगावत हुई थी, तो मोपला बगावत के बारे में बताना है कि कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों जो पता होना चाहिए, सेकेंड ऑफ तो केरला में हुई थी, ठीक है। तो देखिए अगस्त 1921, ठीक है, अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में मोपला किसानों का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण दोस्तों हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना था, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए वास्को डी गामा जो है दोस्तों भारत कब आया था, तो ये दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि ये जो है 1498 ईस्वी में आया हुआ था, ठीक है। तो सन 1498 ईस्वी में 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद, ठीक है, 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद, ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट जो है दोस्तों भारत में कालीकट समुद्र तट पर उतरा। वो पहला पुर्तगाली था जो भारत आया हुआ था, ठीक है। ये वास्को डी गामा जो है दोस्तों पहला पुर्तगाली था जो भारत आया हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशंस को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्लास को करते हैं और दोस्तों यहाँ टॉपिक वाइज भी कवर की जाती है। तो टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेशंस यहाँ ज़बरदस्त तरीके से चलाए जाते हैं आपके एग्जाम बेस्ड, ठीक है। तो जैसे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।